शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारी पहली यूनिट है और उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे उसके नेचर, या उसके हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं दूसरी तरीके में फीचर ऑफ टीचिंग। फीचर्स ऑफ टीचिंग, जिसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करें तो कहते हैं हम लोग शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति या लाक्षणिक विशेषताएं, या लाक्षणिक विशेषताएं। तो आज हम लोग इन सब चीजों पे क्या करेंगे, बात करेंगे। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति या लाक्षणिक विशेषताएं क्या होती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके हवाले से कि इसमें क्या होता है। टीचिंग में इसमें होता है हैज डिफरेंट levels of teaching, has different level of teaching, यानी शिक्षण के विभिन्न स्तर, शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें हमारे तीन जो है वो अहम है। जिसमें पहला आता है हमारा मेमोरी लेवल, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इसके बाद तीसरा आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्या होते हैं? ये शिक्षण की प्रकृति के अंतर्गत तीनों चीजें आती हैं, और वे पॉइंट जो है वो आता है शिक्षण के विभिन्न स्तर में। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो आता है टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक डायनामिक को आप लोग चेंजिंग में लिख सकते हैं, यानी कि गतिशील भी कर सकते हैं। जो शिक्षण का वातावरण होता है, शिक्षण का जो वातावरण होता है वो परिवर्तनशील होता है, इसीलिए हम लोग उसे गतिशील भी कहते हैं। परिवर्तनशील होता है, या शिक्षण का परिवर्तनशील वातावरण होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे को आगे की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बच्चा जो है वो अपने आप को सही तरीके से नहीं ढाल पाएगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं, हमने जो कल पढ़ा उससे आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो पढ़ने का वातावरण है वो परिवर्तनशील में गतिशील है, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन में परिवर्तन भी हो रहा है और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो क्या कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा है टीचिंग इज असेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ठीक है। टीचिंग इज असेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि बच्चों को क्लास में पूरी तरीके से क्या किया जाए, शिक्षा के संबंध में उनके स्तर को, उनकी क्रिया विधि को क्या किया जाए, उसमें इजाफा किया जाए। और क्लास में एक बौद्धिक स्तर के माप को बढ़ाने के लिए बीच बीच में बच्चों से क्या किया जाए, बीच बीच में बच्चों को इसका उदाहरण दिया जाए और बच्चों को जो है वो उससे भी सवाल जवाब किए जाए, ताकि बच्चों में बौद्धिक स्तर के तौर पे इंटेलेक्चुअल की जो भावना है वो क्या हो सके, उत्पन्न हो सके। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि शिक्षा
क्या है, जो पढ़ाने का तरीका है वो एक कला है और एक विज्ञान भी है। हम लोग कह सकते हैं शिक्षण कला के कला के साथ साथ कला के साथ साथ विज्ञान भी है। विज्ञान भी है। टीचिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें स्किल की भी जरूरत होती है और इसमें कुछ चीजें साइंस के पश मंजर में भी बच्चों को पढ़ानी होती हैं। इसीलिए क्या है, टीचिंग एक आर्ट भी है और टीचिंग एक कला भी है, या टीचिंग एक साइंस भी है, एक ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, टीचिंग इज अ continuous process. Teaching is a continuous process. It means जो शिक्षण है, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब यह है कि वो कदीम जमाने से चलती आ रही है और आगे भी जो है वो चलती रहेगी और ये कभी नहीं रुकती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी ऑनलाइन के जरिए क्लासेस हुई हैं, यानी कि जिस टीचर्स को पढ़ाना होता है या जिस बच्चे को पढ़ना होता है वो जो है वो कभी भी क्या नहीं करता, किसी भी तरह की कोई भी आनाकानी नहीं करता। उसका मन होता है पढ़ने का तो वो पढ़ ही लेता है। इसीलिए ये जो टीचिंग है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया है, हमेशा से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है, पहले भी चलती थी और आगे भी चलती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको शिक्षण की प्रकृति के हवाले से करने थे। ये 5 पॉइंट जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अभी आपके शिक्षण होगी, अब इनके कुछ क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं सिद्धांत, जिन्हें हम लोग कहते हैं एक तरीके से प्रिंसिपल। हालांकि प्रिंसिपल तो स्कूल का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ शिक्षण के या टीचिंग के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि आप लोग शिक्षण किस तरीके से करेंगे या किस तरीके से आप लोग उसे जो है वो आगे लेके जाएंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। मैं परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, बाकी सारी परिभाषाएं आपको नोट्स में मिल जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अभिरुचि का सिद्धांत। अभिरुचि का सिद्धांत, इसका मतलब यह है जब बच्चा किसी काम में इंटरेस्ट लेता है तो बच्चों को सीखने में मजा आता है। इसी तरीके से जब कोई टीचर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ाता है तो टीचर्स को भी मजा आता है। सबकी अलग अलग क्या होती है, इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। तो इसीलिए जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में रुचि होती है वो बच्चा उसे दिल लगा के पढ़ता है और वही टीचर उस टॉपिक को जो है वो दिल लगा कर पढ़ाता भी है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं पीपल प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट टीचिंग। ये क्या हुई हमारी इंटरेस्ट का सिद्धांत हुआ, जिसमें हमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि रुचि होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है, यानी कि सिद्धांत हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, यानी कि अगर कोई टॉपिक है, कोई टीचर उसको पढ़ाना चाहे तो वो बच्चों की दिनचर्या या बच्चों के जीवन कार्य के संबंध में भी उसको क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं जीवन से संबंध जीवन से संबंध होने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, यानी कि जीवन से संबंध होने का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि जीवन से जुड़ी हुई चीजों को समझाने के लिए या जीवन में घटित हुई कुछ घटनाएं को एजुकेशन में रिलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस वाले सिद्धांत का उपयोग करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको समझाना हो
के चोट लगने पर कैसा एहसास होता है? तो हम पूछ सकते हैं या हम बता सकते हैं कि सर, जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था और मेरे चोट लग गई थी और उससे क्या हुआ, मेरे घुटने में दर्द हुआ। तो यानी कि हमने उस दर्द का एहसास बच्चे के साथ क्या किया, उसकी जीवन लाइफ से जोड़ दिया और उस तरीके से बच्चों को समझाया कि बच्चों, जो चीज़ होती है जब खुद पे गुजरती है तब उसका क्या होता है, ज़्यादा एहसास होता है। आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी समझते होंगे, कहते हैं जब खुद पे गुजरती है तब अच्छे से समझ में आती है। तो उसका मतलब ही यही है, जीवन से संबंध होने का सिद्धांत ये भी एजुकेशन में क्या होता है, काम करता है। और ये शिक्षण का क्या है, एक प्रिंसिपल है और एक सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। ठीक, डेफिनेट का मतलब आपको पता है, कोई चीज निर्धारित होती है। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग इस क्लास में आए हुए हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? यानी कि आपका एक निश्चित उद्देश्य है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करना है। यही उद्देश्य है ना आप लोगों का, या इसके अलावा कोई और उद्देश्य है कि भाई मुझे घर के कामों से बचना है, मुझे जॉब पे नहीं जाना है, मुझे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, मुझे मेहमानों की आओ भगत नहीं करनी है? ऐसा को तो कोई मकसद नहीं है। यानी कि आपने अपने एम को डेफिनेट कर लिया है, यानी कि आपने उसे निश्चित कर लिया है कि मैं तो ये क्लास इसलिए ले रहा हूँ या इसलिए ले रही हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम का क्वालिफाई करना है, और वो भी किस कैटेगरी से, जेआरएफ में। मुझे तो सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ये मेरा क्या है, एम है। ये आपका एम है, आपको इसमें रुचि है। अब क्या मुझे बताइए, आप यूजीसी नेट जेआरएफ पढ़ रहे हैं, क्या मैं आपको बीएड वाली टीचिंग पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको एकेडमिक वाली टीचिंग पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सब में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है? नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपका निसाब है, जो आपका सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो एम है वो भी सिर्फ यही है कि मुझे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम जो है वो जेआरएफ में क्वालिफाइंग कराना है। तो मेरा भी एम यही है और आपका भी एम यही है। तो यही होती है, क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत जो है वो हमें करना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने का सिद्धांत। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि दो बच्चे हैं, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, एक बच्चा है हमारा अली और एक बच्चा है हमारा अरीबा, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अली और अरीबा दोनों की माइंड सेट एक ही हो, दोनों का इंटरेस्ट एक ही हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल एक ही हो, दोनों की मेमोरी लेवल एक ही हो, दोनों का खान पीन एक हो, दोनों बच्चे फिजिकली एक हो, दोनों बच्चे मेंटली एक हो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए टीचर को दोनों बच्चों को मद्देनजर रखते हुए क्या करना होता है, पढ़ाना होता है। तो इसीलिए व्यक्तिगत यानी कि हमारे लिए इंडिविजुअल भिन्नता यानी कि डिफरेंसेस, रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानने का सिद्धांत जो है वो हमारे लिए जरूरी है। आप लोग देखते भी होंगे, क्लास में कोई बच्चा 100 में से 80 नंबर लाता है और कोई बच्चा 100 में से 35 नंबर भी लाता है। तो टीचर्स को दोनों बच्चों पे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिससे दोनों बच्चे क्या हो जाएं, एग्जाम में पास हो जाएं और एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो इस पहचानने की जो प्रक्रिया है वो एक सिद्धांत है जो हम लोग
टीचिंग में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये टीचर्स के पास होनी चाहिए इतनी क्षमता कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या करें, पहचान सके, और उन बच्चों को उन पहचानी हुई प्रॉब्लम के जरिए उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। जैसे कुछ बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, अगर टीचर पहचान लेता है तो वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देता है, भले ही पूरी तरीके से वो खत्म ना कर पाए उस समस्या को, लेकिन वो अपने तरीके से कोशिश करता है। इसी तरीके से कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको पढ़ाने की कोशिश करता है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के बच्चों को उनकी पहचानने के आधार पर या उनकी भिन्नता के आधार पर पहचाने और फिर उस पर जो है वो काम करें। ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं चुनाव का सिद्धांत। चुनाव का सिद्धांत, ठीक। चुनाव का सिद्धांत क्या है? क्या ऐसा नहीं है जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ में कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। क्या यूनिट है? 10 यूनिट है। क्या ऐसा है कि आपको 10 की 10 यूनिट हमने आपको एक दिन में पढ़ा दी? ऐसा तो नहीं है। उन 10 यूनिट में हमने एक किसी का चुनाव किया कि हम लोग पहले हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन खत्म हो गया, फिर हमें दोबारा चुनने का मौका मिला, तो हमने क्या चुना? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, सिलेक्शन का प्रक्रिया को अंजाम दिया है। यानी कि हमने 10 यूनिट में जो एग्जाम के एतबार से इम्पोर्टेंट है पहले उनको चुना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं चुनाव का सिद्धांत। आप भी देखते हैं जब आप लोग कोई चीज पसंद करने जाते हैं मार्केट में, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, और उन बहुत सारी चीजों में हम लोग सिर्फ उसी को लेते हैं जो हमें अच्छी लगती हो या जो हमारे काम की हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वो बात को ऑब्जर्व करते हैं या उस बात का इंतखाब करते हैं जो हमारे एग्जाम के हवाले से हो या जो हमारे आने वाले जिंदगी में कारआमद हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चुनाव का सिद्धांत, ठीक है। चुनाव की जगह पे अगर चयन आ जाए तो भी आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि बात दोनों को ही सेम है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ, लेवल ऑफ टीचिंग हुआ। तो हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब होता है चयन का सिद्धांत जो हम लोग जो है वो करते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, प्लानिंग ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखिए ये बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये होता है हमारा नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत, जाहिर सी बात है जब भी हम कोई चुनाव करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है और इसको पढ़ाने के लिए हमें ये टॉपिक चाहिए, और ये टॉपिक पढ़ाने के लिए हमें इतने दिन की ज़रूरत है, 5 दिन की या 6 दिन की। जिसे हम लोग, आपने अगर बीएड किया होगा तो प्लानिंग को हम लोग कहते हैं एक तरीके से लेसन प्लान, ठीक। क्या होता है लेसन प्लान? हमने एक टॉपिक कर लिया टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले से ही प्लान करनी रहेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी कि नियोजन का सिद्धांत कहता है कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं या किसी काम को करते हैं तो उसकी क्या होती है, एक प्लानिंग जो है वो होनी ज़रूरी है। जैसे आप लोग यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्लानिंग क्या है कि आपकी एमए कंप्लीट होनी चाहिए या अपीयर होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास 55% के साथ होनी चाहिए, तभी तो आप लोग प्लानिंग करेंगे। आपकी ये भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप लोग यूजीसी का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, उसके बाद आंसर की आएगी, और तब जाके आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये एक क्या है, पूरी प्रक्रिया है, ये एक पूरा प्लान है जो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं नियोजन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। क्लास में जाने से पहले ही ये आपको क्या करना है, सारी तैयारी करनी है। और इसकी जो है वो कोई ना कोई समय सीमा जरूर होती है। जैसे आपकी ये क्लास होती है, ये 1 घंटे की क्लास होती है,
तो ये क्या है, ये प्लानिंग है कि बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से कम नहीं पढ़ाना चाहिए। ऑन एवरेज अगर लेके जाएं तो 50 मिनट या 55 मिनट की क्लास में आप लोगों को जो है वो एक टॉपिक जो है वो कवर करा दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ठीक है, जिसे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन को, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि यूनिट वाइज क्या है, आपका सिलेबस डिवाइडेड है 10 यूनिट में। अब जैसे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें कितनी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट फर्स्ट है उसमें कितने टॉपिक कवर करने थे हमें? मैंने लिखवाए थे आपको 6 टॉपिक जो है उसमें हमें कवर करना है, जिसमें मैंने आपको काफी सारे लिखवाए थे। जिसमें हमें अवधारणाएं पढ़नी थी शिक्षण की, उसमें विशेषताएं पढ़नी थी, उसके प्रभावक तत्व पढ़ने थे, हायर एजुकेशन पढ़नी थी, उसके अलावा सहायक सामग्री पढ़नी थी या सहायक प्रणाली पढ़नी थी, और लास्ट में आया था हमारा एवोल्यूशन। तो हमने क्या किया, इस टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए हमने उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, इंफॉर्मेशन सही तरीके से आ जाए। अगर मान के चलिए ये 6 की 6 टॉपिक जो है, ये 6 के 6 जो आपके क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में दिए गए हैं, अगर आपको इनको एक ही दिन में पढ़ा दिया जाए तो मुश्किल है कि आप लोग समझ पाएंगे। इसीलिए आप लोग देखते हैं एनसीईआरटी की किताबों में या किसी और किताबों में क्या होता है कि उनको हम लोग अध्याय के तौर पे बांट देते हैं, यानी कि यूनिट वाइज बांट देते हैं कि भाई पहली यूनिट में कितने चैप्टर हैं, 3, दूसरी यूनिट में कितने चैप्टर हैं, 4, तीसरी यूनिट में कितने हैं, 5। इस तरीके से क्या कर देते हैं, हम उसे डिवाइड कर देते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा प्रेशर ना आए कि 3 ही तो यूनिट है। वैसे देखा जाए तो यूजीसी नेट जेआरएफ में 10 यूनिट है, लेकिन उसके अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो तकरीबन 100 के आसपास जो है वो जाके मिल जाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन का सिद्धांत। बच्चों को एक साथ ना पढ़ा के हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, टुकड़ों में पढ़ाते हैं, या हम लोग उसे पार्ट में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा उसे अच्छे से एनालाइज कर ले, ताकि बच्चा उसे जो है वो अच्छे से समझ पाए। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन का सिद्धांत। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, दोनों ही बातें। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, ये तो सभी को पता होगा, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं पुनः निरीक्षण का सिद्धांत। यानी कि जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना क्या होता है, मस्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस, यानी कि रिवीजन जो है वो सफलता की क्या है, कुंजी है। इसीलिए कहा जाता है जब टीचर्स पढ़ाता है कि आप लोग घर पे जाके 1 बार 2 बार 3 बार एटलीस्ट उसे क्या करो, रिवाइज करो जो क्लास में पढ़ाया जाता है। क्लास में जब पढ़ाया जाता है बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, कुछ डाउट जरूर रह जाते हैं। इसमें कोई दो डाय नहीं है कि टीचर जब पढ़ाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर उत्पन्न हो जाती है बच्चे के दिमाग में कि बच्चा जो है वो डाउट में रहता है कि बच्चे को 2 और 2 4 बोला था, या 2 + 2 × 2 4 बोला था। बात सही है, लेकिन बच्चे को डाउट आ जाता है कि सर ने कौन से मेथड से ये सवाल करवाया था, या ये बात कौन से मेथड से बताई थी। इसीलिए हमारे पास जो सबसे अहम प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा रिवीजन का प्रिंसिपल, यानी कि पुनः निरीक्षण का सिद्धांत। और ये जरूरी होता है, आप लोग भी क्लास के बाद
एटलीस्ट एक बार इस लेक्चर को देखा करें, या जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी एक बार जो है वो जरूर से जरूर देखा करें। इसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिएक्शन, सॉरी रिक्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, जिसे हम लोग कहते हैं सर्जन और मनोविनोद का सिद्धांत। सर्जन और मनोविनोद का सिद्धांत, ये क्या होता है, जब क्लास चलती रहती है तो अब बच्चे का जो दिमाग होता है वो 1 घंटे तक जो है वो क्या है, पढ़ नहीं सकता। उसे बीच बीच में क्या होता है, थोड़ा सा वक्त की जरूरत होती है, जिससे बच्चा क्या कर सके, थोड़ी सी नई क्रिएशन ला सके और अपने दिमाग को या अपने मन को और उसमें क्या कर सके, इन्वॉल्व कर सके। इसीलिए आप लोग देखते हैं टीचर जब पढ़ाता है तो बीच में क्या करता है, कुछ फालतू की बातें जरूर करता है। फालतू की मतलब इधर उधर की बात करता है। हाँ भाई, आज कहाँ गए थे, स्कूल आने में लेट हो गए, मम्मी से मार खाई है, या चोटी बनाने में देर हो गया, या खाना खाने में देर हो गया। मतलब उसका कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ बच्चों के मन को बहलाने के लिए या बच्चे के मन को कम करने के लिए पढ़ाई के बोझ से, उसीलिए कुछ ना कुछ बातें जो है वो क्या की जाती हैं, इसमें की जाती है, जिससे बच्चा जो है वो नई तरीके से क्या कर सके, उस पढ़ाई में इन्वॉल्व हो सके। आप लोग भी देखते हैं कभी कभी पढ़ाते वक्त मैं भी इधर उधर की बात करने लगता हूँ, कभी कोई फिल्म की बात करने लगता हूँ, कभी खाने पीने की बात करने लगता हूँ, कभी आप लोगों से पूछ लेता हूँ भाई आपने खाना खाया नहीं खाया। तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल होता है पढ़ाने का, कि बच्चों को पढ़ाई से 1 घंटे के दरमियान कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का ब्रेक जरूर दिया जाए। इसीलिए आप देखते हैं जब स्कूल में जो लंच होता है, आध घंटे का, 20 मिनट का, या जो भी होता है, वो इसी कैटेगरी में रखा जाता है, ताकि बच्चे जो 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं उसके बीच में क्या आ जाए, थोड़ा सा गैप आ जाए। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, यानी कि सर्जन और मनोवाद का सिद्धांत जो है वो हमारे लिए जरूरी है टीचिंग में। ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। इसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। चलिए, ये सवाल का जवाब आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि लास्ट है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग यानी कि लोकतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत से आप लोग क्या समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग यानी कि लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत से आप लोग क्या समझते हैं? ये शिक्षण में किस तरीके से काम करता है? डेमोक्रेटिक तो आपको पता ही होगा, जैसे हमारा मुल्क भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पर जो है वो सभी को क्या है, आज़ादी है अपनी मर्जी का पहनने की, अपनी मर्जी से खाने की, अपनी मर्जी से पहनने की, अपनी मर्जी से इधर उधर जाने की। तो बताइए, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत क्या काम करता है? अगर नहीं पता हो तो एल लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सबको समान रूप से अधिकार देना, ठीक है, अच्छी बात है। और देखो,
यहाँ पर आप लोग पैसिव मोड में ना रहें, एक्टिव वॉइस में रहें, एक्टिव रहें। मैं अगर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग उसका जो है वो क्या करें, रिप्लाई करें। आता हो या ना आता हो वो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग बोलेंगे तो ही चीजें आपको समझ में आएगी। भाई लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि किसी पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए क्लास में, यानी कि बच्चे को या विद्यार्थी को हमेशा क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। बच्चे को सवाल पूछने की, बच्चे को सवाल करने की, ये सारी क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चे को पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिलेगी तो बच्चा जो है वो अपने आप को उस चीज में जो है वो नहीं ढाल पाएगा। इसीलिए बच्चे को क्या होना चाहिए, बच्चे को आपको फ्रीडम देनी चाहिए। और जब बच्चे को आप लोग फ्रीडम देंगे तभी एक नया प्रिंसिपल आप लोगों के सामने आ जाता है, प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जो सबसे अहम प्रिंसिपल होता है और ये होता है स्वयं से सीखना। क्या होता है, स्वयं से सीखने का सिद्धांत, ये सबसे अहम है। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि स्वयं से सीखना। जब बच्चे को आप फ्रीडम देंगे तो बच्चा क्या होगा, अपने आप से कुछ ना कुछ जरूर करके लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या पढ़ाया, मिर्जा गालिब पढ़ाया क्लास में। आपने कहा कल मिर्जा गालिब की हालात जिंदगी लिखकर लेकर आनी है। क्या करके लेकर आनी है, मिर्जा गालिब की हालात जिंदगी लिखकर लेकर आनी है। अब कुछ बच्चा तो लिखकर लेकर आया, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा था जिसकी उर्दू थोड़ी सी कमजोर थी, तो उसने क्या किया, बीच बीच में क्या किया, हिंदी के अल्फाजों का इस्तेमाल कर लिया। तो अब बताइए, अगर आप एज अ टीचर हैं तो आप उसे क्या करेंगे, उसके नंबर काटेंगे या उसको आप लोग अप्रिशिएट करेंगे? बताइए। आपने मिर्जा गालिब की हालात जिंदगी लिखने के लिए दिया, कुछ बच्चे उर्दू में लिख कर लेकर आए, लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे थे जिनकी उर्दू कमजोर थी, उन्होंने एक दो वर्ड जो है जैसे गुफ्तगू हो गया, उनसे नहीं लिखा गया, उन्होंने हिंदी में लिख दिया या इंग्लिश में लिख दिया, तो आप उसके नंबर काटेंगे? नहीं काटेंगे ना, आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो यही मतलब होता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि आप उस बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे कि भाई बच्चे ने जो है वो लिख कर लेकर आया, भाषा का ज्ञान ना होने की वजह से वो बच्चे को नहीं आ पाया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पहला, जिसे हम लोग कहते हैं व्यवहारवादी मनोविज्ञान। व्यवहारवादी मनोविज्ञान, ये कॉन्सेप्ट है शिक्षण के। व्यवहारवादी मनोविज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं बिहेवियर या बिहेवियरिस्ट थॉट। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक, इंग्लिश में भी यही नाम है, ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक, इसका नाम भी यही है, ई एल थॉर्नडाइक, लेकिन
इसके जो है वो 3 नियम हैं जो इन्होंने दिए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना के लिख लेना, E.L. थॉर्नडाइक में, जिसमें पहला आता है प्रभाव का नियम, दूसरा आता है तैयारी का नियम, और तीसरा आता है अभ्यास का नियम। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नियम किसने दिए हैं, तो ये नियम दिए हैं E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है, जिसे हम लोग प्रभाव को कहते हैं लॉ, इसके बाद यानी कि लॉ ऑफ इफेक्टिवली, यानी कि प्रभाव को हम लोग इफेक्ट कहते हैं, तो इसे कहते हैं इफेक्टिवली। इसके बाद तैयारी यानी कि लॉ ऑफ प्रिपरेशन। इनमें क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या हम लोग कह सकते हैं मश्क। तो ये तीनों ही काम दिए हैं किसने, E.L. थॉर्नडाइक ने। तो आप लोग इन तीनों को भी याद रखें। इसके बाद तीसरा आता है शास्त्रीय उत्कृष्ट। शास्त्रीय उत्कृष्ट, ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है शिक्षण का, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है हमारे पास संचालक कंडीशन। संचालक कंडीशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेट या ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इसको भी आप लोग जानो, याद रखें, एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसे हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विचारधारा। संज्ञानात्मक विचारधारा, और ये होता है कॉग्निटिव थॉट। कॉग्निटिव थॉट। इसके बाद नेक्स्ट आता है रचनावादी विचारधारा। रचनावादी विचारधारा, जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव थॉट। कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट, ठीक है। ये हो गए हमारे रचनावादी थॉट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास छठे के बाद 7th, उसे हम लोग कहते हैं अनुभव रूपांतरण। अनुभव रूपांतरण, यानी कि एक्सपीरियंस के एतबार से आपको सिखाया जाए, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी। कभी कभी इसकी शॉर्ट फॉर्म है TLT, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसे हम लोग कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SLT, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके बाद आता है 9 अनुभवात्मक अधिगम। इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। और इसके बाद आता है लास्ट और 10वां, उसे हम लोग कहते हैं योग दर्शन। इसको हम लोग कहते हैं योगा फिलॉसफी। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेथड हैं जो आपको याद रखने हैं टीचिंग के हवाले से, ठीक है। अब मैंने आपको प्रिंसिपल में पढ़ाया था, प्रिंसिपल लास्ट में, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं से सीखना।
तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवाए हैं। आपको क्या करना है, इनके मुझे फाउंडर बताने हैं, या ये बातें जो है वो किसने डिस्कवर की है। जैसे अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम और अभ्यास प्रभाव, ये तीनों के नियम किसने दिए हैं? ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तो इसलिए आप लोग इसके राइटर को पता है, तो आप लोग इसके बारे में ढूंढ कर लेकर आएंगे। इसके अलावा जैसे ये शास्त्रीय उत्कृष्ट है, संचालन कंडीशन है, इसका ये जो विचारधारा है ये किसने दी है? ये दी है BF स्किनर ने। हालांकि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग जब कल की क्लास में मिलेंगे तो ये जो 10 के 10 मैंने आपको लिखवाए हैं, ये किसी ने विचार दिए हैं या इसके संस्थापक कौन है, इसको खोजा किसने है, ये मुझे आप लोगों को कल बताना है। 10 के 10 दो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें आपका EL थॉर्नडाइक, 3 दिए हैं प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम और अभ्यास का नियम। इसके बाद शास्त्रीय और संचालक कंडीशन किसने दिया है? BF स्किनर ने। तो कुल मिला के आपके 3 हो गए हैं। बाकी आप लोग कल अपने आप से सर्च करके थोड़ा सा अपना एफर्ट डाल के ये विचारधारा किसने दी है, ये सारी चीजें आप लोग लिख कर आएंगे और मुझे कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है। कल हम लोग इन बारों में या इसके बारे में हम लोग कल डिटेल्स में बात करेंगे।